एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उस गांव में मोहित अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। हाल ही में मोहित ने 12वीं की एग्जाम दी थी। उसके बाद छुट्टियों में वो अपने मामा के घर जाता है। उसके मामा का गांव अचलपुर, जो कि जंगल के बीचों बीच था। आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़े थी। उस गांव में सिर्फ दिन में ही बस जाती थी। मोहित जब गांव पहुंचा तो वो बहुत ज्यादा खुश था। शहर से काफी दूर, ना कोई गाड़ियों की आवाज और ना ही कोई प्रदूषण था। उस गांव में बहुत ही सुंदर नैसर्गिक सुंदरता थी। जब वो गांव पहुंचा तो मामा मामी भी बहुत ज्यादा खुश थे। मोहित के मामा मामी खेती करते थे। उनकी गांव में बहुत ज्यादा इज्जत थी। बहुत दिनों बाद आए हो मोहित, इस बार तो तुम्हें 1 महीने तक जरूर रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, 2 साल हो गए तुम्हें यहाँ आए। अब की बार छुट्टियाँ भी ज्यादा दिन की है, तो ज्यादा दिन रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हें। हाँ मामा, फिर बाद में कॉलेज शुरू हो जाएंगी, फिर आने का कोई चांस नहीं है। दूसरे दिन मोहित उठने से पहले ही उसके मामा के लड़के सुरेश और केतन उठ चुके थे। राजू, चलो जल्दी खाना खाकर पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं। लेकिन क्या मैं मामी की इजाजत ले लूं? हाँ, मैंने माँ को पहले ही बताया है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद ऐसे घूमने को मिलेगा। अब तीनों पहाड़ी पर घूमने जाने लगते हैं कि तभी मामी उन्हें कुछ खाने के लिए टिफिन देती है। तीनों टिफिन लेकर निकलते हैं। करीब करीब 30 मिनट का रास्ता था। गर्मी के दिन थे, लेकिन चलते चलते हंसी मजाक करते करते वो तीनों पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां बैठकर उन्होंने टिफिन खाया और 4 बजे तक पहाड़ी घूमते रहे। सुरेश, केतन, आज तो बड़ा मजा आया। चलो अब निकलते हैं, शाम होने को आई है। हाँ चलो। ऐसा कहकर तीनों घर आते हैं। मोहित मामा को सारी बात बताता है। दिन भर की थकान को दूर करने के लिए वो रात को खाना खाकर सो जाते हैं। रात के करीब 2:30 बजे थे। तभी राजू को एक आवाज आती है। मोहित, मोहित, यहाँ आओ। हाँ, इतनी रात को मुझे कौन आवाज दे रहा है? मोहित बाहर के कमरे में जाकर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर मोहित खिड़की खोलकर देखता है तो उसे झाड़ियों के पीछे सुरेश की आवाज आती है और उसने जो देखा वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। ये क्या है? सुरेश, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरा मोबाइल पहाड़ी पर ही रह गया है, चलो उसे लेकर आते हैं। लेकिन इतने रात में? समय देखा है कितने बजे हैं? तभी मोहित की नजर सुरेश के पैरों पर जाती है। ये देखकर मोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा। मोहित की आवाज सुनकर उसके मामा मामी और बच्चे भी उठ गए और मोहित चक्कर आकर नीचे गिर गया। क्या हुआ बेटा, इतने रात गए क्यों चिल्ला रहे हो? सुरेश, ये कोई समय है मजाक करने का? अरे मैंने कब मजाक किया भाई, मैं तो सो रहा था। तुम्हारी आवाज से मेरी नींद खुल गई। तभी मोहित ने उन्हें सारी बात बताई। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी मामा जी, कुछ नहीं बेटा, तुमने कुछ सपना देखा होगा। चलो अब सब सो जाओ। ऐसा कहकर सभी सो गए, लेकिन मोहित को डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। वो रात भर सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह उठने के बाद मामा ने उसे पास बुलाया और उससे, मोहित, रात में तुमने जिसे देखा वो एक पिशाच था। मामा की बात सुनकर मोहित और ज्यादा डर गया और वो अपने मामा से, ये पिशाच क्या होता है? गांव में एक पिशाच है। हमारा घर जंगल के काफी करीब है, इसीलिए वो हमारे घर तक पहुंच सका। अच्छा हुआ तुम बाहर नहीं गए। 2 महीने पहले एक लड़के की लाश घर से थोड़ी दूर मिली थी। वो काम इस पिशाच का ही था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें जंगल में देख लिया था। हाँ, फिर तो मैं बाल बाल बच गया। उस घटना के बाद मोहित को उस गांव में बहुत ही अजीब सा लगने लगा। वो 2 दिनों में ही घर वापस आ गया। आज भी जब मोहित को सारी बातें याद आती है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और मामा जी के बुलाने पर 10 बार सोचता है। रमन एक मनचला, उदंड, बदतमीज और आलसी लड़का था। वो किसी की बात नहीं सुनता था। रमन के पिता ने उसका स्कूल में दाखिला करवाया था, लेकिन जब भी वो स्कूल में जाता तो लड़कों को मारना पीटना, लड़कियों को छेड़ना, यही उसका काम था। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल से एक लड़की, सर, आज फिर से रमन ने हम लड़कियों का रास्ता रोककर हमें परेशान किया। प्रिंसिपल बेल बजाते हैं और प्यून अंदर आते ही, नरेश, उस रमन को अभी के अभी यहाँ बुलाओ। प्यून रमन को बुलाने के लिए वहां से चला जाता है।
अब रमन प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है। सर आपने बुलाया? रमन की शिकायत करने वाली सारी लड़कियां वहीं पर खड़ी थी, तो उन्हें देख रमन उनकी ओर गुस्से से देख रहा था। तो प्रिंसिपल सर, रमन ये क्या चल रहा है तुम्हारा? रोज तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत आती ही रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। अब रमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से ऑफिस से बाहर आता है और सारी लड़कियां बाहर आने की राह देखने लगता है। जैसे ही लड़कियां प्रिंसिपल को थैंक यू कहकर बाहर आती है, तो रमन, प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करोगी? देख लूंगा तुम सबको। याद रखना, रमन से पंगा लिया है तुमने, रमन से। रमन की बात सुनकर लड़कियां वहां से चली जाती है और रमन भी गुस्से से लाल होकर स्कूल से बाहर निकल आता है। वो गांव में भी लोगों को हमेशा ही परेशान किया करता था। वो हमेशा किसी की मुर्गी चुराता, कभी बकरी, और तो और वो कभी कभी अपने दोस्त मिहिर के साथ मिलकर रात के समय लोगों के दरवाजे जोर जोर से ठकठकाता। एक दिन की बात है, सभी लोग परेशान होकर राम के घर पर ढाबा बोल देते हैं। तो गांव के लोग रमन के पिता से, अरे सुरेश, तुम्हारा बेटा रमन दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा है। एक बात याद रखना, अगर आज के बाद रमन ने कुछ भी बुरा किया तो उसे हम गांव से निकाल देंगे। अरे अरे देखिए भाई साहब, रमन की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसे क्षमा कर दीजिए। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, आज के बाद रमन कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। सुरेश की बात मानकर सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जैसे ही रमन घर आता है, तो रमन के पिता सुरेश से डंडा लेकर जोर जोर से मारने लगते हैं। तो रमन, अरे अरे पिताजी, लेकिन आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहा हूँ? अरे गांव के लोग तुझे गांव से बाहर निकालना चाहते हैं। जब से तू पैदा हुआ है कभी मुझे चैन नहीं मिला है आज तक। चले जा मेरे घर से। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे बेटे को घर से मत निकालिए। अब रमन घर से निकल जाता है। चलते चलते रमन जंगल से गुजर रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ चमकता दिखाई देता है। तो रमन उस ओर निकलता है। वहां जाते ही रमेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रमन वहां पर देखता है कि वहां पर एक किताब है जिस पर कंकाल बना हुआ है। उसे देख रमन मन ही मन, अरे ये तो काला जादू का बुक है। अच्छा हुआ ये मुझे ही मिल गई। अब सिखाऊंगा मैं इन गांव वालों को। अब रमन उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें असफल हो जाता है। तो रमन मन ही मन, पता नहीं ये कैसे खुलती होगी। रमन उस किताब की ओर ध्यान से देखता है कि अचानक से जोर जोर से हवा आने लगती है और सभी ओर एक सन्नाटा सा फैल जाता है। रमन डरकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बार बार उस किताब को यहाँ वहाँ से देख रहा था। तो चिल्लाने की आवाज और जोर से आने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर रमन अपने कानों पर हाथ रख देता है और वो किताब उसके हाथ से नीचे गिर जाकर अपने आप खुल जाती है। तो उसे देखकर रमन खुश हो जाता है। वो मन ही मन, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। रमन उस किताब को अपने हाथ में उठा लेता है और किताब का पन्ना पलटने लगता है। तो उसे वहाँ पर मंत्र दिखाई देते हैं। वो मंत्र पठन करने लगता है। जैसे ही रमन मंत्र पठन करने लगता है, तो आवाज जोर जोर से आने लगती है। तभी एक भयानक आत्मा की आकृति वहाँ पर दिखाई देने लगती है। उसे देख रमन और भी ज्यादा डर जाता है। वो आत्मा रमन से, सुरेश, आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद तेरा शरीर मेरा हो चुका है। रमन बहुत डर रहा था कि तभी आत्मा रमन के शरीर में प्रवेश करती है और गांव की ओर जाने लगती है। तो गांव में गाय, बैल, मुर्गियां, बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो गांव के सभी लोग जाकर क्या हुआ ये देखने बाहर आते हैं। बाहर जोरों से हवा चल रही थी कि रमन एक अलग ही आवाज निकालकर लाल लाल आंखें और अलग ही चाल ढाल के साथ गांव की ओर चला आ रहा था। उसे देख गांव का एक पहलवान, रमन, बदतमीज कहीं के, आज फिर से गांव वालों को सताना शुरू किया तूने। रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे। पहलवान रमन की ओर भागता है। तो रमन मतलब रमन के शरीर में बसी आत्मा अपने हाथ को लंबा कर पहलवान को उठाकर दूर फेंक देती है। उसे देख सभी डर जाते हैं। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी गांव में मिहिर नाम का एक शूर होशियार इंसान रहता था
जो किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्वक सोच विचार कर काम करता। तो मिहिर ने रमन का निरीक्षण करना शुरू किया। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है। उसने उसका 2 दिनों तक चुपचाप छिपकर पीछा किया। वो कब जंगल में जाता है, कब गांव में भेड़ बकरियां खाने के लिए आता है। उसमें ही उसे पता चला, अच्छा तो ये भूतिया किताब है। रमन के अंदर जो भी आत्मा है उसकी जान उस भूतिया किताब में है। मुझे कैसे भी उस किताब को जलाना पड़ेगा। जैसे ही वो किताब जल जाएगी रमन उस आत्मा के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। मिहिर दिन रात रमन का पीछा कर रहा था और यहाँ दूसरी ओर गांव के सभी लोग मिहिर से सलाह मांगने के लिए यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहे थे। अब सुबह हो जाती है और रमन गांव में आकर सभी लोगों को इस बारे में सूचित कर देता है। साथ में ही वो गांव के बड़े बड़े पेड़ों पर जाल बिछा देता है ताकि कुछ वक्त के लिए वो उस आत्मा को गांव में ही रोक सके और मिहिर जंगल में जाकर उस किताब को जला दे। अब मिहिर और गांव वाले लोग रमन को जाल में फंसा लेते हैं। वो बहुत झटपटा रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी रमन अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और उसी जगह जाकर पहुंच जाता है जहां रमन ने उस किताब को खोला था। वो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं तो एक पेड़ की डोली में उन्हें वो भूतिया किताब दिखाई देती है। तो मिहिर उसे वहाँ से निकालकर जलाने की कोशिश करने लगता है कि तभी रमन कहो या वो आत्मा वहाँ पहुँच जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन मिहिर बड़ी ही होशियारी के साथ और निडरता से उस जादुई भूतिया किताब को जलाकर राख कर देता है। जैसे ही वो किताब जलकर राख बन जाती है, रमन उस आत्मा के चंगुल से मुक्त हो जाता है।